गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, रोज की तरह आज फिर मैं सुदर्शन प्रसाद, लेक्चरर ऑफ लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मैं आप लोगों को ड्राइंग फर्स्ट पढ़ाता हूँ। तो ड्राइंग फर्स्ट में आज 7वें चैप्टर में हम एस्टिमेशन एंड कास्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि एस्टिमेशन और कास्टिंग का मतलब क्या है और इसका मूल उद्देश्य क्या है और इस एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग का मुख्यतः लाभ क्या हमें होता है और यह कितने प्रकार के वायरिंग किए जाते हैं, उनका कास्टिंग कैसे की जाती है, कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग से हम इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस सेक्शन में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का मुख्य तात्पर्य क्या है। तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का मुख्य तात्पर्य यह है कि किसी विशेष स्थान पर हम जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं एवं वहां पर इलेक्ट्रिकल वायरिंग संबंधी जितने भी फिटिंग्स वगैरह है, हम उसको अगर स्थापित करते हैं तो उनको स्थापित कहाँ कहाँ किया जा सकता है। जैसे कि वर्कशॉप वगैरह है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हाउस से संबंधित वायरिंग है, जहाँ पे आवासीय भवन है जिसमें लोग रहते हैं। फिर उसके बाद बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, तो इन सभी जगहों पर हम इंटरनल वायरिंग का प्रयोग करते हैं। अब अगली बात यह देखते हैं कि ये जो वायरिंग होती है विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं के लिए या विभिन्न प्रकार के भवन, ऑफिस, वर्कशॉप एवं कमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल जो वायरिंग है, इंस्टॉलेशन है, वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में एस्टिमेशन एंड कास्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग का मुख्य अर्थ यह है कि किसी भी डोमेस्टिक बिल्डिंग, हाउस इत्यादि में जो हम वायरिंग करते हैं उनमें हम जो उपकरण लगाते हैं उनकी सूची क्या होती है, कौन कौन सी सूची है जो उपकरणों की, उनके बारे में अध्ययन करना है और उन उपकरणों को या उन उपकरणों का जो मूल्य है उनका यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं और ओवरऑल कास्टिंग हम निकाल लेते हैं कि किसी भी इंटरनल वायरिंग के स्थापन में कितना खर्च आने वाला है। भाई जाहिर सी बात है, कितना तार लगेगा, कितने इक्विपमेंट लगेंगे और उनकी इक्विपमेंटों को यथावस्थान लगाने के लिए जो चार्ज होता है, इन सारी चीजों का जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें मूल रूप से यह मालूम हो जाएगा कि हमें किसी कमरे या किसी भवन या किसी बिल्डिंग का इंटरनल वायरिंग करना है तो कितना खर्च लगेगा और कौन सा इक्विपमेंट कितना कहाँ कहाँ लगाया जाना है, ये सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं, इंटरनल वायरिंग को ही सीखते हैं। मेथड ऑफ इंटरनल वायरिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका है वह क्या होता है। तो देखिए, किसी भी इंटरनल वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वायरिंग करने के मुख्यतः 4 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला जो है लूप मेथड का प्रयोग करते हैं, दूसरा होता है ट्री मेथड होता है और तीसरा है कनेक्टर मेथड और चौथा है ज्वाइंट बॉक्स मेथड। तो मेरे विद्यार्थियों, जो लूप मेथड होता है इसमें तार थोड़ा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एवं बहुत प्रचलित विधि यही है, क्योंकि इससे हमारा जो सर्किट है देखने में साफ सुथरा एवं सुंदर दिखाई पड़ता है। तार तो थोड़ा लगेगा ही, ठीक है, और इसमें दोष वगैरह या खतरे होने की संभावना थोड़ी कम होती है, दोष बहुत कम होते हैं और सभी पॉइंट्स या सभी जोड़ अंदर छिपे हुए होते हैं, तो देखने में सुंदर लगता है। कहीं बाहर से अगर हम जोड़ करते हैं, टेप मारते हैं तो थोड़ा सा भद्दा सा लगता है, तो ये अंदर छिपा होता है।
और इसके खराब होने की संभावना थोड़ा कम होती है। हाँ, हानियां क्या होती हैं? हानियां इसमें यही है कि इसमें अधिक तार खर्च होता है और यह विधि थोड़ी सी महंगी पड़ती है। बस यही इसका डिसएडवांटेज है। और उससे संबंधित हमने यहाँ पर आपको एक आरेख दिखाया है कि जैसे देखिए हमारे पास कोई फेस और न्यूट्रल है, हम इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे ले आते हैं जहां से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, खंबे से जो लाइट आई एनर्जी मीटर से होते हुए जब आई तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ले आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पर ये फेज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, फेज में फेज यूनिट लगा हुआ है और न्यूट्रल में एक न्यूट्रल लिंक लगा देते हैं। और जिसका भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है, देखिए ये ग्राउंड से लगा हुआ है और एक वायर को हमने उठाया और इस सब सर्किट यानी उप परिपथ जिससे हमें सप्लाई को भेजना है। ठीक है, यानी स्विच बोर्ड में ये क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डीबी इसको बोलते हैं। ये हमारा डीबी है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ले आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यह कनेक्शन स्विच बोर्ड में जाता है। स्विच बोर्ड में जाने के बाद ये सब सर्किट में जाता है। सब सर्किट का मतलब उप परिपथ। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पर ये सब क्या लगे हुए हैं, ये सॉकेट लगे हुए हैं, SOCKET, ये सब सॉकेट लगे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों सॉकेट लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 जो स्विच बोर्ड में लगा हुआ है, ये तीनों क्या है, स्विच है। तो देखिए हम यहाँ से एक फेस को उठाते हैं और ले जाकर के इस स्विच में देते हैं। ठीक है, जैसे स्विच ऑन ऑफ करेंगे इस सॉकेट में सप्लाई जाएगी और यहाँ पर हम जो भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मोबाइल चार्ज करना, पंखा चलाना है, सब चलेगा। फिर उसके बाद यहीं से सप्लाई को हमने उठाया लूपिंग मेथड से। ठीक है, मैंने कहीं कट पिट नहीं किया, यहीं से उठाया और ये यहाँ पर ला करके दे देते हैं इसको, है ना। अब यहाँ से फिर इसको फेस, तीनों को फेस हमने कॉमन कर दिया है और स्विच के सहारे ऑन ऑफ करेंगे तो ये स्विच का दूसरा टर्मिनल हम ले जा करके अलग अलग सॉकेट में जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लूप इन मेथड जो आजकल ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। फिर आगे हम आपको लेकर के चलते हैं टी मेथड क्या होता है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं? नोट डाउन कर लीजिएगा तो बताइएगा। आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? मुझे ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है बता दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो उसमें सुधार किया जाएगा। यस, नोट कर रहे हैं शुरू। ठीक है, करिए।
हो गया कंप्लीट। ऊपर का हो गया है, यहाँ से ऊपर वाला हो गया है, तो ऊपर रफ करके कुछ ऊपर से नोट करें। यस सर। बताइए। चलिए ठीक है, तो मैं ऊपर टीम या तब तक लिखता हूँ और उसको भी बताता हूँ, तब तक नीचे वाला लिखिए आप।
नीचे वाला हो गया मेथड ऑफ इंटरनल वायरिंग। मेथड मिटा दीजिए, ड्राइंग बस रहने दीजिए। अच्छा मेथड मिटा दें, ड्राइंग रहने दें, ठीक है ड्राइंग बना लीजिए। सर आप जो ड्राइंग बनाए उसमें फेस को अर्थ किए हैं। वो फेस वायर का भी हमने उसको ऊपर जो सॉकेट लगा है उसमें अर्थिंग, वो हमारा लिंक जो है खाली छूटा हुआ है, तो इसलिए उसको हमने वैसे दिखा दिया है। ठीक है, वो खाली छूटा उसको हम कहीं ले नहीं गए। ठीक है, तो उसको अर्थ कर देते ताकि उससे जो सप्लाई आएगी तो आदमी को करंट लग सकता है, कोई टच कर देगा, झटका लग सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को भी यहाँ पर हमने एक लाइन खुली, अगर इसी लाइन का हम दूसरे सब सर्किट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देंगे काम, तब उसको अर्थ करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जिस जिस स्विच बॉक्स में लेकर के जाएंगे तो या फिर जिस लोड की तरफ लेकर के जाएंगे तो वो लोड भी हमारा अर्थ से जुड़ा होता है, ताकि उसमें से कोई भी करंट एक्स्ट्रा लीकेज करके अगर पहुंचता है तो वह हमारा ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाए, ताकि किसी को झटका न लग सके। ठीक है, तो सर फेज के साथ ही कर दिए हैं स्विच से, अर्थिंग से। हाँ, वो हमारा एक टर्मिनल खुला हुआ है, तो उसको फेस को न देखिए, इसको अगर इस तरह देख लीजिए ना, ये इस तरह देखिए, ये लाइन ऐसे खोले छोड़ दीजिए, ये इस तरह कर लीजिए ना, इस तरह ये कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसकी बॉडी, इसको हमने अर्थ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको इसी तरह दिखा लीजिए कि हमने इसके बॉडी को अर्थ क्लियर कर दिया है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी न होने पर ये लाइन खुली रहने दीजिए। जब हम सर नए ये सर्किट वाला लेकर नहीं के सर, जाएंगे ऊपर जो सॉकेट है सर, यहाँ से न्यूट्रल, सर ऊपर जो सॉकेट है यहाँ वाली बात, वहाँ पे, यहाँ कह यस रहे सर हैं। यहाँ पे, हाँ, तो यस यहाँ सर। पर जो ये सॉकेट होता है, देखिए सॉकेट हमारा जो होता है, तो इस सॉकेट में दो तीन, एक इतना बड़ा बड़ा दो होता है और तीसरा वाला सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। कभी देखिएगा जो आपका सॉकेट होगा, चाहे 3 पिन का हो चाहे 5 पिन का हो, आप जब भी सॉकेट देखेंगे तो दो एक साइज के होंगे और तीसरा उससे ज्यादा डायमीटर का होता है। ठीक है, तो ये इसलिए वो इस्तेमाल होता है, ये हमारा अर्थ से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि अगर हाई करंट फ्लो होती है अगर, तो वो क्या काम करेगा, इसके द्वारा न्यूट्रल में चला जाएगा, या फिर क्या कहते हैं कि कोई लोड है, लोड के बॉडी पार्ट में कोई करंट फ्लो होना प्रारंभ हो जाता है तो वह इसके माध्यम से जमीन में डिस्चार्ज होता है। बात समझ में, इसको अर्थ से कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए जब भी आपका तो सर स्विच होता है, फेज वायर को का जो स्विच, इसी से कनेक्ट कर दिया जाता है। अरे नहीं पगलू, फेज वायर इसमें नहीं है, फेज इसमें आएगा और एक न्यूट्रल इसमें आएगा, देखो ना सर उसमें देखिए ना, अगर वहाँ जो आप स्विच बनाए हैं लगा सर, दी, ऊपर जो ले गए हैं, कहाँ क्या बना, ये वाला सर सर्किट देखिए जो ना, आप ये फेज से अर्थ में ज्वाइन करके फिर फेज से अर्थ में, फिर लास्ट में। ये ये हटा दो ना, ये हटा दो, ये गलती से हो गया है, इसको हटाओ ना, इसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये हटा दो।
अब भी तो नहीं चाहिए सर, अर्थिंग वाला ये किस में चला गया है सर? तब तो अर्थिंग से फेज में जा रहा है। क्योंकि वही तो, अब भी तो गलत है सर, अर्थिंग से फेज में जा रहा है। हाँ, रुको 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 रुको, देखो यहाँ से न्यूट्रल इसको चला गया। हाँ रुक जाओ अच्छा। रुक जाओ, हाँ, ऐसे कर लो, यहाँ से ये उठा करके इसको यहाँ से ऐसे उठा करके न्यूट्रल से ले जाओ, है ना, और यहाँ न्यूट्रल में गया, और इसको यहाँ से ना उठा करके इसको यहाँ से उठाना है। ये अब सही है, ठीक अब है, अब सही सही है। है। हाँ अब सही है, हाँ, अब सही है, ठीक है, इसको विड्रॉ कर दीजिए। अच्छा कहाँ पे है? फिगर बन गया, तो आगे बताएं कुछ, इसको भी बता दें। देखिए ट्री मेथड में क्या होता है, इस ट्री मेथड में, इसको वृक्ष प्रणाली भी कहते हैं, तो इस प्रणाली में कहा जा रहा है कि इंटरनल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि आंतरिक विद्युत वितरण विधि में एक मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन होती है, ठीक है, एक ही मेन सप्लाई लाइन जाती है, जिसमें आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक शाखा यानी ब्रांचेज हम निकाल लेते हैं, जहां पर हमें सप्लाई लेकर के जानी है, जहां जहां हमें आवश्यकता पड़ती है, तो जो मेन सप्लाई की लाइन एक ही बार दौड़ा दी जाती है, उसी पर हम ज्वाइंट मार करके कट लगा करके हम एक से अधिक उपकरणों को यानी कि सब इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग लाइन तो प्राप्त करेंगे, किंतु अलग अलग लाइनों पे यानी एक एक फ्यूज यूनिट लगाया जाता है, जो अलग अलग लाइन हम सब इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए निकालेंगे, उस पे अलग अलग फ्यूज लगाने पड़ेंगे, तो हर जगह हमें फ्यूज नजर आएंगे, हर जगह जोड़ जोड़ दिखेंगे। इस विधि में फॉल्ट उत्पन्न होने की संभावना अत्यधिक होती है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक स्थानों पर जोड़ है, किसी भी स्थान पर अगर जोड़ लूज हो गया, टूट गया, खुल गया, तो बड़ा दिक्कत होता है, इस कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता। फॉल्ट उत्पन्न होने पर
मरम्मत के दौरान मेन स्विच को ऑफ करना पड़ता है, और जैसे ही हम मेन स्विच को ऑफ करते हैं तो सभी सब सर्किट जो उससे जुड़े हुए हैं सब में धारा का प्रवाह रुक जाता है और इनमें कई स्थानों पर जोड़ होते हैं। यदि सब सर्किट के ज्वाइंट लूज हो जाए तो सभी उपकरण की सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक है, हानियां क्या है? इनका जीवन काल कम होता है। सब सर्किट का मतलब होता है उप परिपथ में वोल्टेज अनइक्वल रहता है, यानी असमान रहता है। फॉल्ट को डिटेक्ट करना यानी जांच करना या पहचान करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि फॉल्ट कहां पर हुआ है। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप भी अधिक होता है। ठीक है, अधिक स्थानों पर ज्वाइंट हो जाते हैं। ये सारी बातें इसमें देखने को मिलती है। अब आइए इसका एक लेआउट बनाते हैं, इसका डायग्राम तैयार करते हैं कि वो देखने में कैसा लगता है टी प्रणाली का। तो आइए टी प्रणाली का हम देखते हैं। हम एक मेन लाइन दौड़ा देंगे और उसी मेन लाइन पर हम अलग अलग सब सर्किट के लिए कनेक्शन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक हमारे पास मेन लाइन यहाँ से गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीपीआईसी स्विच लगाएंगे डबल पोल, तो यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। जब यहाँ पर हम डीपीआईसी स्विच लगा देते हैं, डबल पोल आयरन प्लेट, ठीक है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे सप्लाई इस लाइन में आने लगेगी। तो हमने एक लंबी सी लाइन दौड़ा दी है फेस और न्यूट्रल की हर जगह। अब हमें जिन जिन जगहों पर जरूरत है, जैसे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4 जो भी है, तो आइए लेके चलते हैं। ये रूम नंबर 1 के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फेस में लेकर के गया, तो यहाँ पे फ्यूज लगाया हमने एक, और फ्यूज लगाने के बाद ये चला गया, और यहाँ से हमने एक न्यूट्रल उठाया और यहाँ पर एक न्यूट्रल लिंक लगाया, और इसको हम दे गए रूम नंबर फर्स्ट में, रूम फर्स्ट में। यहाँ से हम रूम नंबर सेकंड में लेके जा रहे हैं, तो ये हमें फेस प्राप्त होगा यहाँ से, और न्यूट्रल हमें प्राप्त हुआ यहाँ से। लेकिन फेस और न्यूट्रल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अलग से इसमें फिर यहाँ पर एक फ्यूज यूनिट लगाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो ये देखिए चला गया हमारा दूसरे कमरे के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फेस यहाँ है, इसमें न्यूट्रल यहाँ है, और यहाँ फेस या न्यूट्रल है, यहाँ फेस है, ये रूम नंबर 2 के लिए हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगर हमें और आगे जरूरत है तो देखिए हमने यहाँ पर एक कनेक्टर लगा दिया, कनेक्टर, और इस कनेक्टर के माध्यम से हमने कनेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक फेस फ्लोर पर लेके जा रहे हैं। कहाँ गया, फ्लोर नंबर फर्स्ट, फ्लोर फर्स्ट पे गया, यहाँ से फेस गया। ठीक है, फेस लेकर के जाते समय हम यहीं पे क्या लगाएंगे, एक फ्यूज लगा देंगे अलग अलग जगहों पे, और यहाँ से हम एक न्यूट्रल लेके जाते हैं, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल लिंक लगा देते हैं, और इसको लेकर फर्स्ट फ्लोर पे चला जाए। ठीक है, अब यह जा रहा है अनदर यानी सेकंड फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर। ठीक है, फ्लोर नंबर 2। तो यहाँ से फेस आ गया, और यहाँ से फेस आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एक फ्यूज यूनिट लगाया, आगे बढ़ा दिया, और यहाँ से हमने न्यूट्रल ले लिया, यहाँ न्यूट्रल लिंक लगा दिया। तो
तो इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, ये फ्यूज है, फ्यूज यूनिट, इस पूरे को दोनों को मिला करके क्या है, फ्यूज यूनिट यहाँ लगा हुआ है फेस और न्यूट्रल पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर। ठीक, तो ये हमारा डायग्राम बन के तैयार होता है। तो ये हमारा हो गया टी मेथड। तो ट्री मेथड में हमने एक लंबी स्लाइड दौड़ाई, इससे अलग अलग जहाँ जहाँ जरूरत है हमने ज्वाइंट बनाकर निकाल लिया कनेक्शन। और अगर अब ऊपर फ्लोर पे अलग अलग फ्लोर पे भेजना है तो मैंने कनेक्टर लगाया और इस तरीके से कनेक्टर नहीं भी लगाएंगे इसी तरह भी खींच लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कनेक्टर मेथड और ट्री मेथड दोनों लगभग एक समान ही होते। और यहाँ पर डीपीआईसी स्विच लगा है, मैंने बोला है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, डीपीआईसी डबल पोल आयरन प्लेट स्विच। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया ट्री में। तो ट्री मेथड को कहाँ तक नोट किया आप लोगों ने? रफ करें। बताइए सचिन। यस सर, डिसएडवांटेज के ऊपर वाला रफ कर दीजिए। फिगर तभी बनाना होगा, फिगर नहीं रख करेंगे। तो उस दिन आप लोग यही पूछ रहे थे ना सचिन कि सर वो टी मेथड है, लूप मेथड है, ये देखो ना सब। इसीलिए हम लोग आजकल कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, लूप मेथड। आइए, कनेक्टर मेथड की तरफ चलते हैं। कनेक्टर इस विधि में मेन लाइन को काट कर, इस मेथड में मेन लाइन को काट कर, मेन लाइन को काट कर वहां पर कनेक्टर लगा दिया जाता है, वहां पर कनेक्टर लगा दिया जाता है।
जाता है। कनेक्टर से सब सर्किट के लिए, कनेक्टर से सब सर्किट के लिए कनेक्शन प्राप्त कर लिए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। कनेक्टर के ऊपर टेप लपेट दी जाती है तथा कनेक्टर के ऊपर भाई कनेक्टर से हमने कनेक्शन प्राप्त करने के बाद कनेक्टर के ऊपर क्या किया, टेप लगा दिया। टेप लगा दिया जाता, टेप लगा दिया जाता। इसका उपयोग अस्थायी तौर से किया जाता है। इसका यूज टेम्पररी तौर पर किया जाता है। लेकिन कहाँ पे, जैसे में मेला में, फेयर जहाँ पर मेला है या प्रदर्शनी जहाँ पर लगी होती है, जहाँ पर प्रदर्शनी लगी होती है ना किसी चीज की, या फिर कह सकते हैं इसके अतिरिक्त और कहाँ इस्तेमाल होता है, बड़ी वर्कशॉप में, बड़ी वर्कशॉप में जहाँ पर 40 से 50 मशीनों को संचालित करने की आवश्यकता होती है, संचालित करने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर बस बार वायरिंग बहुत सुविधाजनक रहती है। बस बार वायरिंग अत्यधिक सुविधाजनक होती है। यानी एक बस बार होगा, उसी बस बार को हम कनेक्ट कर देंगे मेन लाइन से और वहीं से आराम से आसानी से नट फुट लगा करके और लग्स के माध्यम से हम कनेक्ट करके पॉइंट निकाल सकते हैं। वो बेहद सुविधाजनक होता है। अब आगे चलते हैं। कनेक्टर मेथड ट्री मेथड का ही रूप है। कनेक्टर, यहाँ देखिए, कनेक्टर मेथड ट्री मेथड का ही रूप है। ठीक है। लाभ इसके क्या हो सकते हैं? वायरिंग है तो कम वायर की आवश्यकता, यानी कम वायर की आवश्यकता है। वायरिंग जब करेंगे तो कम वायर लगेगा। दूसरा पॉइंट है कुल लागत मूल्य कम होगा। भाई जब वायरिंग में तार कम लगेगा, कम वायर की आवश्यकता पड़ती है तो लागत मूल्य भी कम लगेगा। लागत मूल्य कम होता है या कम व्यय होता है। लागत मूल्य कम व्यय होता है।
और नेक्स्ट पॉइंट है कम समय में स्थापित की जा सकती है। कम समय में स्थापित की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये कई बार हम बार को स्थापित करने में जितना समय लगेगा बाकी उसको हम जैसे ही सप्लाई से जोड़ देंगे सारी सप्लाई में करंट फ्लो होने लगेगा और जहाँ जहाँ हमें जरूरत होगी नीचे जो भी मशीन लगी हुई है ऊपर से टैपिंग करके नीचे ले आएंगे। और हानियां क्या है? फ्यूज यूनिट बिखरे बिखरे या अलग अलग होने के कारण फ्यूज यूनिट अलग अलग लगे होने के कारण फॉल्ट खोजने में कठिनाई होती है। फॉल्ट खोजने में कठिनाई होती है। ये फिगर बन गया तो फिगर हम रफ करते हैं। वायरिंग अट्रैक्टिव नहीं लगती। वायरिंग अट्रैक्टिव नहीं लगती। और आग लगने का खतरा अधिक होता है। आग लगने का खतरा अधिक होता है। और अगला पॉइंट है वोल्टेज का मान असमान रहता है। अनइक्वल वोल्टेज। ठीक है, आइए इसका फिगर देखते हैं कैसे बनता है। इसका भी फिगर वो ये क्या कर सकते हैं ट्री मेथड की तरह ही है। ठीक है, इसका भी तरीका जो है ट्री मेथड की तरह ही है। जहाँ जहाँ से हमने जॉइंट निकाले हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे कनेक्टर लगा देंगे। क्या करेंगे कनेक्टर लगा देंगे और कनेक्टर के माध्यम से हम कनेक्शन लेंगे। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं। ये फेस था, ये न्यूट्रल था, ये डीपीआईसी स्विच लगी हुई थी। ठीक है, और यहाँ से हम सप्लाई को लेकर गए आगे और यहाँ पर हमने लगा दिया है कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर लगा दिया है और इस कनेक्टर के माध्यम से हम अलग अलग जगहों पे सप्लाई को ले जाने का काम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए कुल मिला जुला की यह विधि भी सिर्फ उसी के जैसी दिखती है। देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया फिर ये लगा करके और यहाँ से और यहाँ से हमने निकाल लिया न्यूट्रल लिंक लगा करके। यहाँ से हमने निकाल लिया फेस फ्यूज लगा के और यहाँ से निकाल लिया न्यूट्रल लिंक लगा के। ठीक है, तो ये विधि भी उसी की जैसी है। ठीक है, कुछ ऐसे ही। तो लगभग ट्री मेथड के समान ही हमारा कनेक्टर मेथड भी है। अब आगे चलते हैं। ज्वाइंट बॉक्स मेथड।
चलें ज्वाइंट बॉक्स की तरफ इसको रफ करें। अब आप लोगों के पास ड्राइंग की बुक है कि नहीं, क्योंकि अब आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर आप लोगों के पास बुक नहीं रहेगी। चलिए रफ करें, बताइए सचिन। यस सर, डिसएडवांटेज तक रफ कर दीजिए। ठीक है, अब फिगर बन गया है तो बना रहे हैं। ठीक है, बना दीजिए। जंक्शन बॉक्स मेथड। आइए देखते हैं जंक्शन बॉक्स मेथड में क्या होता है। इसमें लूप मेथड की अपेक्षा अधिक वायर की खपत होती है। अरे लूप मेथड की अपेक्षा वायर कम खपत होती है। इस विधि में लूप मेथड की अपेक्षा कम वायर की खपत होती है। वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। ठीक है, और आर्थिक बचत होती है। आर्थिक इकोनॉमिक बचत होती है। इस विधि में आवश्यकता अनुसार इस विधि में आवश्यकता अनुसार लाइन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाइन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेज वायर तथा न्यूट्रल वायर में फेज तथा न्यूट्रल वायर से कनेक्टर कनेक्टर संयोजित कर दिए जाते हैं। जिससे थोड़ी थोड़ी दूरी पर कनेक्टर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। कनेक्टर के द्वारा अलग अलग सर्किट कनेक्टर के माध्यम द्वारा अलग अलग परिपथों के लिए विद्युत सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई हेतु फेज तथा न्यूट्रल लाइन प्राप्त कर दिया जाता है। ये फिगर बन गया है, यहाँ का फिगर बन गया हो तो हम इसको रफ करें। चलिए फिगर हम यही बना ले।
यहाँ से एक न्यूट्रल जाता है और एक लैंप की तरफ गया और एक दूसरे लैंप की तरफ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक कनेक्टर लगा दिया है, ठीक है। ये कनेक्टर लगा हुआ है इस पे, और एक न्यूट्रल है, एक कनेक्टर इस पर लगा हुआ है, और ये सीधा निकल करके यहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है, तो इसको दे दिए, इससे यहाँ से करके जाता है, ये लैंप के टर्मिनल में गया और ये लैंप के दूसरे टर्मिनल पे चला गया। ठीक है। तो यहाँ से फेस और न्यूट्रल अलग अलग स्विच के माध्यम से एक लैंप को चला गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए एक फेस हमने यहाँ से उठाया कहीं से और इसको ले जा करके हम एक स्विच में देंगे, और एक यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, इसको भी यहीं से उठा करके ले जा करके स्विच को सप्लाई दे देंगे। ये स्विच में गई सप्लाई और यहाँ से निकल करके एक लैंप में गई और यहाँ भी एक लैंप में गई, और इन लैंपों को आपस में एक दूसरे से न्यूट्रल द्वारा शॉर्ट करती है। हम न्यूट्रल कहाँ से लाएंगे, यहाँ कहीं से हम इसको थोड़ा छोटा बना लीजिएगा ताकि कहीं से हम न्यूट्रल को उतार ले आसानी से। ठीक है, ये हमारा स्विच S1 S2 S3 S4 हो जाएगा, ये L1 L2 L3 और L4 बस हो गया। तो कनेक्टर के माध्यम से हमने यहाँ से निकाल दिया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, ठीक है। और इसका लाभ एवं हानियां में इसमें लाभ हानि कुछ अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर जितने भी तरीके की हमारी वायरिंग हो रही थी, लूप मेथड, टी मेथड, कनेक्टर मेथड और ज्वाइंट बॉक्स मेथड, ये तीनों याद रखिएगा धड़ाधड़ दिमाग में कि कितने टाइप की वायरिंग की जा सकती है और अमूमन हम किस वायरिंग का अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ आपको जितनी भी सारी कनेक्शन या वायरिंग बताएंगे सब लूप इन मेथड से ही है, ठीक है। टी मेथड से अगर करने के लिए कह दिया तो आपको अलग अलग जगह पे ज्वाइंट लगा करके दिखाने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये तैयार हो गया, बन गया पूरा फिगर। तो वो कनेक्टर में जो 3 टर्मिनल वो आगे की यूज के लिए है ना? हाँ हाँ, आगे कुछ भी अगर स्प्लिट जोड़ कर ले जाना है, कहीं और लेके जाना है ले जाइए, यहाँ से कहीं और ले जाना है ले जाइए, यहाँ से कहीं और ले जाना है कहीं भी ले जाइए, ठीक है। जी सर, ये नीचे वाला क्या है? ये दोनों S3 S4 के नीचे
S3 S4 के नीचे पूछ रहे हैं, हम सोचे यहाँ पूछने वाले इसलिए हमने यहाँ पर रख कर दिया। नहीं वो समझ में आ गया। ये नीचे इसके नीचे कुछ बना है क्या? कहाँ? नहीं नहीं, सर ये S3 S4 देखिए, दिखा। यस सर। अब रख करते हो गया। यस सर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के करने का जो मेथड है कि वायरिंग हम कैसे करते हैं, तो ये तो विधि थी, लेकिन वायरिंग घरों में जब हम स्थापित करते हैं तो कौन कौन सी वायरिंग का प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। अब आप लोगों का जबरदस्त पॉइंट शुरू हो रहा है। अब तक तो ड्राइंग में कहीं दिक्कत तो नहीं आई ना? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। आइए देखते हैं कितने टाइप्स की वायरिंग। लिखिए, स्प्लिट वायरिंग, बैटल वायरिंग, स्प्लिट वायरिंग, बैटन वायरिंग, बैटन वायरिंग, ठीक है। और तीसरा है केसिंग, 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 केसिंग। और चौथा है पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग। और पांचवा है लेड या शीथड मेटल या लेड शीथड वायरिंग, मेटल और लेड शीथड वायरिंग। ये PHED होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। ये 5 टाइप के हमारे पास वायरिंग होते हैं, जिसमें से आपको हम पहला क्लीट वायरिंग बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्लीट वायरिंग में क्या होता है, अब तो बहुत कहीं कहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। इस तरीके से एक क्लीट होती है, इस तरीके से एक क्लीट होती है। और इसको हम जहाँ लगाते हैं इस तरीके से एक ठीक है, इस तरीके से होगा। और इसको सरफेस पे दीवार पे हम स्क्रू लगा करके फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से हम कंडक्टर पास कर देते हैं और ऊपर से इसको लगा करके नट बोल्ट से हम कस देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ठीक है, अर्थात कहने का मतलब इस तरीके से होगा।
और यहाँ पे होल्ड होगा, नट बोल्ट से कस देंगे और ये वाला सरफेस क्या होगा, दीवार पे लगा हुआ है और इसमें से हम कंडक्टर गुजार देते हैं और इसके ऊपर से ये वाला ढक्कन लगा करके, क्लिप लगा करके ये हम बंद कर देते हैं। फ्रंट से देखेंगे तो सीधा दिखेगा ना, फ्रंट से देखेंगे तो, ठीक है। वैसे है इस तरह से कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से था कुछ और इसको ले आकर के ऊपर कस देंगे, यहाँ नट बोल्ट इस तरह से इसमें लग इसको और कस देंगे वायर को। तो ये हमारा क्लेट वायरिंग होता है, ठीक है। तो ये आइए देखते हैं क्लेट वायरिंग में लिखते हैं क्या है। पोर्सिलेन से निर्मित 2 वे या 3 वे तार पकड़। पोर्सिलेन से निर्मित यानी बनी हुई 2 वे और 3 वे तार पकड़ गुटकों द्वारा, गुटकों इस प्रकार का तार पकड़ करने, ये 2 गुटके हैं, इसको हमने 2 गुटका कहा है, यानी पोर्सिलेन के बने हुए 2 गुटके हैं जिसमें 2 वे यानी 2 वायर या किसी में 3 वे, ये 3 रास्ते बने होंगे, 3 वायर एक साथ गुजार सकते हैं, ठीक है। गुटकों द्वारा इंसुलेटेड वायर को समान दूरी यानी गैप पर स्थापित करने की विधि को क्लीट वायरिंग कहते हैं। क्लीट वायरिंग कहते हैं। देखिए क्लीट कितनी कितनी डिस्टेंस पे लगाई जाती है, तो लिखिएगा यह एक टेम्पररी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हेतु यूज किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है क्लीट की परस्पर दूरी, क्लीट की परस्पर दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। जैसे कि हमने कहा कि ये हमारे पास कोई वायर है, हमने इसको दीवार पर के माध्यम से सारे हम लेकर जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं मेला लगा हुआ है, ठीक है, एक खंबे से दूसरा खंबा या पेड़ वगैरह कुछ है, या कहीं दीवार वगैरह या कहीं सब्जी मंडी वगैरह है, तो आप टेम्पररी लगा दिए, ठीक है। तो अब हुआ क्या, वहाँ पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक क्लिप लगा हुआ है, एक क्लिप यहाँ लगा हुआ है और एक क्लिप यहाँ लगा हुआ है। तो इन क्लिपों के बीच की जो दूरी कितनी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एडवांटेज क्या है, नोट कीजिएगा। वायरिंग में श्रम तथा समय की बचत होती है। समय व श्रम की बचत यानी मेहनत भी कम लगती है और समय भी हमारा कम लगता है। दूसरा, यह सीधी, सरल एवं सस्ती, यह मतलब सीधी, सरल
वह कम लागत वाली विधि है। ठीक है, कम लागत वाली विधि है और इनमें फॉल्ट को आसानी से ढूंढा जा सकता है। फॉल्ट को आसानी से ढूंढा जा सकता है, आसानी से खोजा जा सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? इनका जीवन काल कम होता है एवं सेफ्टी फैक्टर भी कम होता है। सेफ्टी फैक्टर कम होता है। धूल, गंदगी, नमी व धूप के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाती है या शीघ्र ही खराब हो जाती है। ठीक है, शीघ्र ही खराब हो जाते हैं और इनका जीवन काल कम होता है। जीवन काल कम होता है। अब चलते हैं पैटर्न वायरिंग पे। तो ये पैटर्न वायरिंग में क्या होता है? सागवान या कह सकते हैं टिक वुड, टिक मतलब होता है सागवान, तो सागवान की लकड़ी का सागवान की लकड़ी का 2.5 mm हाइट यानी ऊंचाई का अलग अलग चौड़ाई हाइट की अलग अलग चौड़ाई की चौड़ाई का एक बेस होता है, एक आधार होता है जिसे पैटर्न कहते हैं। पैटर्न को गुल्ली द्वारा कसा जाता है। पैटर्न को गुल्ली द्वारा दीवार पर फंसाया जाता है, दीवार पर लगाया जाता है। यानी कि जो पैटर्न होगी लकड़ी की इतनी चौड़ी एक पैटर्न होती है, इस पैटर्न को लगाने के लिए करते क्या है, सबसे पहले दीवार पे ड्रिल मशीन से होल करते हैं। होल करने के बाद लकड़ी का कुछ इस तरीके से गुल्ली होती है। ठीक है, लकड़ी का कुछ इस तरीके से गुल्ली होता है। इस गुल्ली को इस होल में फिट कर दिया जाता है। फिट करने के बाद इस गुल्ली को जब फिट कर देंगे तो ये दीवार पर इस तरीके से दिखने लगेगा और इसी पर हम इस तरीके से पैटर्न को गुजारते हैं। ठीक है, पैटर्न को गुजारते हैं और इसी पर कील के द्वारा
फिट कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है कील लगाकर। ठीक है, बैटन पर केबल को स्थापित करने के लिए वायरिंग क्लिप का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद देखिए, अब इस पर बैटन पर हम जो तार ऐसे लेकर के जाएंगे, हमने क्या काम किया, इस बैटन पर हमने कील मार करके इसको 2-3 जगह फंसा दिया है ताकि ये हमारा बैटन कहीं गिरने न पाए। ठीक है, और पीछे इसके बैटन लगा हुआ है, ये देखिए बैटन इसके पीछे लगा हुआ है, गुल्ली लगी हुई है ना। इसी गुल्ली पर हमने इसको, गुल्ली में कील आसानी से घुस जाएगी ना, दीवार में कील आसानी से नहीं घुसेगी, तो हम पहले से ड्रिल करके गुल्ली लगा दिए हैं और गुल्ली को सीमेंट उसमें मसाला भर करके जाम कर दिए हैं, वो गुल्ली बाहर नहीं आएगी। अब उसी के ऊपर हमने इसको लगा दिया। अब देखते हैं ये जो हम वायर इसको फैलाते हैं, जैसे एक फेस गया, इसी पे से 2 फेस गए, चाहे न्यूट्रल गए, सब कनेक्शन इसी वायर से जाते हैं इसी के ऊपर। लेकिन भाई अगर हम वायर को ऐसे लगा के छोड़ देंगे तो वायर नीचे लटक जाएगा ना, गिर जाएगा। तो करते क्या है, प्रत्येक जगह पे क्लिप लगा देते हैं। यहाँ पर एक क्लिप यहाँ लगाएंगे, 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 एक क्लिप यहाँ लगाएंगे। इस तरीके से हम क्लिप लगाते जाएंगे जिससे हमारा वायर इसमें दब जाएगा और बाहर गिरेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ये लाइन हम मिटा दे रहे हैं ताकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि इसके पीछे गुल्ली लगी हुई है। ठीक है, और इस तरीके से लाइन पर हम इसको दिखा करके इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और भी बातें हैं, लिखिए जरा, उसको भी नोट करा दे रहा हूँ। हाँ, लिखिएगा, बैटन पर केबल को स्थापित करने के लिए वायरिंग क्लिप का प्रयोग किया जाता है। बैटन पर वायरिंग को स्थापित करने के लिए वायरिंग क्लिप को लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, बैटन की चौड़ाई उस पर लगने वाले तारों की संख्या पर निर्भर करता है। बैटन की जो चौड़ाई होगी, भाई कितना चौड़ा हम बैटन लगाएं, तो चौड़ाई उस पर स्थापित किए जाने वाले तारों की संख्या पर निर्भर करता है कि कितनी संख्या में हम तार लेकर के जाने वाले हैं, तो उसी के अनुसार हम उसकी चौड़ाई रखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें TRS देखिए, बैटन वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले क्लिप की साइज, बैटन वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले क्लिप की साइज ठीक है 31, 37, 50, 60 mm, 31, 37, 50 एवं 60 mm की लंबाई में बाजार में उपलब्ध है। ठीक है,
लकड़ी की बैटन पर ज्वाइंट क्लिप 5-5 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगाते हैं। क्लिप को बैटन पर कितने डिस्टेंस पर 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित करते हैं। ठीक है, 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, और एक चीज छूटी जा रही है, बैटन की गुल्ली को जो दीवार पर लगाया जा रहा था वो कितनी मीटर पर लगता है ना? तो 60 से 90 सेंटीमीटर पर गुल्ली ठोक कर लगाई जाती है ना। बैटन को गुल्ली द्वारा 60 या 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहीं पर लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिए, अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। बैटन को गुल्ली द्वारा 60 या 90 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाकर स्थापित किया जाता है ना। लगाकर इस पर कील के माध्यम से स्थापित कर देते, कील नहीं ठोकेंगे तो कैसे। अब आइए हमारे बैटन की साइज क्या है जो मार्केट में हमको उपलब्ध है, तो लिखिएगा बैटन की साइज। चार्ट बना लीजिएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से चार्ट बनाइएगा। ठीक है, बैटन की साइज, चौड़ाई गुणे मोटाई, है ना, किसमें एमएम में है सर। और नंबर ऑफ कंडक्टर, कितनी चौड़ी रहेगी तो उसमें कितने नंबर ऑफ कंडक्टर लगेंगे। 2 वायर को ले जाने के लिए कितने एमएम की चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, और वायरिंग क्लिप का साइज ये भी होगा एमएम में। ठीक है, तो देखिए लिखिए यहाँ पर साइज 12.5 गुणे 12.5। ठीक है, 12.5 इंटू 12.5 का अगर चौड़ा बैटन होगा तो उस पर 2 या 3 तार हम पास करा सकते हैं। ठीक है, उस पर 2 या 3 तार स्थापित कर सकते हैं। और इस पर लगाया जाने वाला जो क्लिप होगा तार को फंसाने के लिए, वायरिंग क्लिप, वो 25 mm की होनी चाहिए। ठीक है, यदि हमें 3 से 4 वायर स्थापित करने, तो इसके लिए 19 यानी 19 इंटू 12.5 mm चौड़ाई का बैटन लेना पड़ेगा। और क्लिप जो हमारी यूज होगी वो 31.5 mm की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और 25 इंटू 12 मतलब 25 इंटू 12.5 चौड़ी अगर बैटन होगी तो उसमें 5 से 7 कंडक्टर पास होंगे। और इसके ऊपर लगने वाले क्लिप की साइज 38 mm होगी। एवं 7 से 8 कंडक्टर अगर हमें पास करना हो, 7 से 8 कंडक्टर हमें पास करना हो, और ऊपर लिख देते हैं ताकि नीचे शायद न दिखे। 7 से 8 कंडक्टर अगर हमें पास करना हो तो उसके लिए 31.5 इंटू 12.5 mm चौड़ी और मोटी बैटन होनी चाहिए। और इस पे क्लिप जो लगेगा वो 38 ही लगेगा। और लास्ट है 38 इंटू
12.5 कितने साइज का अगर बैटन होगा तो उसमें 9 to 10 कंडक्टर पास किए जा सकते हैं और बैटन की स्लिप की चौड़ साइज जो है 44 mm होगी। ठीक है। सर हाँ मेरे कह रहे हैं सर, ये जो क्या कह रहे 12.5 सर, जो ये 12.5 इंटू 12. सर 102 चाल से हाँ 16 भी तो होता है सर। सर 16 इंटू 12.5 भी होता है। क्या चीज? 16 इंटू 12.5 भी तो होता है। कितना? सर आवाज क्लियर 16 नहीं आ रही आपकी। सर बोल रहे हैं 16 इंटू 12.5 भी तो होता है। 16 कहाँ होता है? 12 12.5 12 का होता है, 19 का 25 31 और 28 होता है। इससे एबव भी होता है। हाँ 16 गुणते भी होता है। 16 इंटू 12.5 भी होता है, एक आता है रेशियो। हाँ ये भी है। तो उसमें 3 से 4 बार, उसमें भी 3 से 4 बार इस्तेमाल करेंगे। इसमें 4 से 5 एक वायर का केवल फर्क पड़ेगा और ज्यादा कुछ है नहीं। एक वायर और बढ़ जाएगा। जो 16 वाला बता रहे हैं ना 16 वो इसको भी लिखना तो लिख लीजिए, लेकिन लकड़ी का नहीं आता ना इसमें। लकड़ी का नहीं आता, इसमें आता है केसिंग केपिंग में वो आएगा। जो आप बता रहे हैं 16 इंटू 12.5 का, तो वो केसिंग केपिंग की साइज आती है। बैटन की साइज यही होती है। लकड़ी का जो है, लकड़ी का जो बैटन होगा उसकी साइज यही है। कंड्यूट वाले में वो साइज आता है। मैं इसको नोट करा देता हूँ कि कंड्यूट वाले में भी कितने की कौन कौन सी साइज क्या। हो गया? यहाँ तक नोट हो गया सब? हो गया हो तो कैसी कैसी इसको करा देते हैं और उसके बाद क्लास बंद करते हैं। ठीक है, आइए हेडिंग डालिएगा केसिंग केपिंग। लिखिएगा पीवीसी पदार्थ द्वारा निर्मित केसिंग केपिंग। केसिंग केपिंग केसिंग का मतलब जिसमें हम कंडक्टर को डालते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, यह है हमारा केसिंग केपिंग। तो जिसमें हमको कंडक्टर हम डालते हैं, तो ये केस हो गया। और इसके ऊपर जो इस तरीके से कैप होती है, जो हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं, है ना। तो ये क्या होगा? केपिंग। केपिंग यानी कैप हो गया, ये केपिंग हो गया और ये केसिंग हो गया। नीचे वाले भाग जिसमें कंडक्टर को हम भरते हैं या डालते हैं वो केसिंग कहलाएगा, और जो ऊपर से ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो केपिंग कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसमें नोट डाउन करिएगा। पीवीसी पदार्थ द्वारा निर्मित, पीवीसी मटेरियल द्वारा निर्मित केसिंग केपिंग की सहायता से चालक तार की सहायता से चालक तार का संस्थापन किया जाता है। केसिंग केपिंग नलियां पीवीसी पदार्थ के निर्मित होती है जिनमें किया जाता है। बस यहीं तक हो गया। अब लिखिए केसिंग के खांचों में चालक तारों को बिछाकर केसिंग में चालक तारों को बिछाकर
चालक तारों को बिछाकर केपिंग द्वारा ऊपर से ढक देते हैं। केपिंग द्वारा ऊपर से ढक देते हैं। यह विधि आजकल बहुत प्रचलित है। यह विधि आजकल बहुत प्रचलित है, यह यूज हो रहा है, ठीक है ना, प्रचलित है। अब आइए देखते हैं इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी पड़ती हैं। ठीक है, केसिंग को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, केसिंग को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी अर्थात गैप यानी अंतराल पर कील की सहायता से दीवार पर कस दिया जाता है। केसिंग को केपिंग की सहायता से ढक दिया जाता है। केसिंग को केपिंग द्वारा ढक दिया जाता है। कवर्ड कर दिया जाता है। और निचला सबसे लास्ट पॉइंट है, केसिंग केपिंग विधि में सीधे, संपूर्ण तथा टी ज्वाइंट बनाते समय जोड़ों में दरार नहीं छूटनी चाहिए। संपूर्ण या सीधे या टी जोड़ बनाते समय दरार नहीं छूटनी चाहिए। है ना, क्योंकि दरार अगर पड़ जाएगी तो दरार में क्या होगा, छिपकली या फिर चींटियां वगैरह या मकड़ी अंदर जा सकती है, झाला वगैरह लगा सकती है। ठीक है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे लिखिए 12.12, इसमें जो साइज होता है 12x12.5 और दूसरा होता है 16x12.5 और तीसरा होता है 19x12.5 और 25x12.5 और नेक्स्ट है 31.5x12.5। ये साइज होती है। ठीक है, केसिंग केपिंग की यहाँ साइज लिखिएगा। केसिंग केपिंग साइज, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एमएम में होगा और चालकों की संख्या कितनी होगी। और इसमें क्लिप तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें चुपचाप हम केसिंग के द्वारा ढक दे रहे हैं। अब इसमें 2 से 3 कंडक्टर, 3 से 4 कंडक्टर, 4 से 5 कंडक्टर, ठीक है। अब उसके बाद 5 से 8 और 8 से 10 इतने कंडक्टर हम पास कर सकते हैं, क्योंकि केसिंग के अंदर गैस भी तो होता है। केसिंग एडवांटेज में लिख लीजिएगा, जीवन काल लंबा होता है, विद्युत रोधन अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, जीवन काल लंबा होता है, तारों का
ये सूत्र है सुरक्षित रहता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है रासायनिक प्रभाव से मुक्त होता है। रासायनिक केमिकल इफेक्ट से सुरक्षित रहता है और फॉल्ट के कंडीशन में, फॉल्ट के दौरान आसानी से निरीक्षण किया जा सकता है, आसानी से जांच किया जा सकता है। ठीक है, यह हो गया इसकी लाभ। नोट कर लिया सभी लोगों ने? बताइए। बता नहीं रहे भाई आप लोग। सब लोगों ने नोट कर लिया? क्लास बंद करें? यस सर। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पर सर साइड हट जाइए सर, साइड हट जाइए सर। हाँ, स्पेस रख लीजिए। ले लो। हाँ, तो हो गया भाई स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए ठीक है। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, तो आज आप लोगों ने एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग से कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और अगला शेष जो बचा हुआ इसका पॉइंट है वो अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद हाउस वायरिंग से संबंधित कुछ रूल और ये रूल जानने के बाद आपको एक छोटा सा कनेक्शन करना और उसमें वायरिंग करना और उसमें लोड की गणना करना, ये सारी चीजें आप लोगों को हम सिखाएंगे। तो आप लोगों के पास ड्राइंग की बुक है कि नहीं? क्योंकि ड्राइंग की बुक होगी तो उसमें से आप लोगों को जो सारणी है कि कौन कौन से इक्विपमेंट हमें कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी हो जाती है। क्योंकि चार्ट वगैरह हम नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों को केवल कनेक्शन ही सिखा पाएंगे और मूल्यों का निर्धारण कैसे किया गया है, क्या है, तो जो रेट आपकी किताब में लिखा हुआ है या मार्केट में आपको नॉलेज है कि कौन सी वस्तु कितने की मिलती है, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा आपके पास किताबें होना जरूरी है जिससे आप लोगों को थोड़ी मदद मिल सके। तो आप लोगों किताबों की व्यवस्था कर लीजिए। अगर नहीं हो व्यवस्था कर पा रहे हैं तो आप बाई पोस्ट मंगा सकते हैं। आप लोगों से बहुत समय पहले भी मैंने कहा था ना आप लोगों से, तो पता नहीं आप लोग मंगाए कि नहीं मंगाए, ये मुझे नहीं मालूम। और ये ऊपर देखिए मेरा यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है ना, तो इस यूट्यूब चैनल को अपना देखते रहिएगा। इस चीज को अगर जिसका छूट गया हो तो वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। थैंक यू क्लास।